हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एल्काइंस। और एल्काइंस में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, उनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, अच्छे से इसको पहले समझो और उसके बाद अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्काइंस, ALKYNES। तो एल्काइंस में अभी क्या पढ़ने वाले हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, हालांकि कुछ ज्यादा है नहीं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने लायक, लेकिन जो जो कुछ एक मेन बात है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो क्या है कि अगर मैं छोटे एल्काइन लूं, कौन से, जैसे मैंने ले लिया कौन सा, इथाइन ले लिया, जिसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है इसका, इथाइन। और कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिलीन। अब मैं कॉमन नेम की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इथाइन का जो कॉमन नेम है एसिटिलीन, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आपको हो सकता है एग्जाम में इथाइन ना दे, लेकिन एसिटिलीन करके दे दे, तो समझ आना कि वो इथाइन है। ठीक है, तो एक तो हो गया एसिटिलीन। फिर आप ले लो इससे बड़ा 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। फिर आप ले लो क्या, 4 कार्बन का, 4 कार्बन में क्या, एक CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे मैंने यहां पे ले लिया क्या, 1 ब्यूटाइन ले लिया। क्या ले लिया, 1 ब्यूटाइन। ठीक है, तो ये जो 3 कार्बन तक के जो एल्काइंस हैं वो रूम टेम्परेचर पर गैसेज होते हैं। दे आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, दे आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलो, और अब अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केन्स और एल्कीन्स से लगभग कंपैरेटिवली इक्वल होता है। ठीक है, अगर कार्बन का नंबर सेम हो। क्या बात लिखा हम लोगों ने, दूसरा पॉइंट देखो क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइंस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइंस आर नियरली सेम, are nearly same as that या those of hydrocarbon with same number of carbon atoms। भाई हाइड्रोकार्बन में जैसे आपके सैचुरेटेड है एल्केन, अनसैचुरेटेड है एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो अगर मान लो कार्बन नंबर सेम है, ठीक है, किसमें, एल्केन में और एल्कीन में और एल्काइन में, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब उसके बाद देखो नंबर 3, नंबर 3 आती है क्या, इनकी पोलैरिटी। किसकी बात आती है, पोलैरिटी। ध्यान से पढ़ना इसको, कि अगर ये सारा चलेगा किसके ऊपर, कंपैरिजन पे चलेगा। अगर मान लो मैं एल्काइंस को कंपेयर करूं, ठीक है, क्या किससे कंपेयर करूं, एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करूं, जैसे एल्काइल हैलाइड से कंपेयर कर लिया हम लोगों ने, RX। ठीक है, हमने एल्कोहल से कंपेयर कर लिया, ROH। अगर मैं इनसे इनको कंपेयर करूं, तो ये जो एल्काइंस होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, जैसे एल्काइल हैलाइड में देखो कि हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा कार्बन से, तो क्या होगा, ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ROH एल्कोहल में क्या है, ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये क्या है, ये तो पोलर है, ये क्या होता है, पोलर। तो अगर इनसे कंपेयर करें तो भैया ये जो आपके एल्काइंस हैं वो क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, एल्काइंस आर नॉन पोलर। ठीक है, चलो, बट बात यह है कि अगर मैं एल्काइंस को कंपेयर करूं किससे, एल्केन और एल्कीन से, तो भैया एल्काइंस है वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। देखो, बट इफ कंपेयर्ड टू एल्केन्स एंड एल्कीन्स, अगर एल्केन और एल्कीन के साथ में इनको मैं कंपेयर करूं तो ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं। देन एल्काइंस आर पोलर। ठीक है, चलो, अब इसका रीजन क्या हो गया कि सर ऊपर तो आपने बताया नॉन पोलर, नीचे बता दिया आपने क्या पोलर। रीजन देखो क्या है कि अगर मान लो कि हम लोग एल्काइन में देखें, जैसे मैं सबसे छोटा एल्काइन बना रहा हूं क्या, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, क्या नाम है इसका, इथाइन। जैसे क्या नाम बोला, कॉमन नेम एसिटिलीन। क्या नेम है कॉमन इसका, एसिटिलीन। ठीक है, ओके। अब एक एल्कीन ले लेते हैं 2 कार्बन का, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका, इथीन।
ठीक है, या इसको इथाइलिन भी बोलते हैं। ओके, फिर दो कार्बन का एक एल्केन ले लेते हैं, क्या CH3, क्या नाम है इसका, इथेन, क्या नाम है इसका, इथेन। अब एक बात देखो यहां पे कि यहां पे जो एल्काइन है जिसके पास टर्मिनल, या मैं बोलूं जो टर्मिनल एल्काइन है, यानी जिसके पास हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन उसी एल्काइन के पास होगा जब कार्बन है वो क्या होगा, टर्मिनल होगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन टर्मिनल होगा। जैसे मैंने ऊपर तीनों कार्बन, तीनों जो एल्काइन लिखे वो सारे क्या है, टर्मिनल एल्काइंस है, ठीक है ना। यानी उस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब यहां पे देखो कार्बन का हाइड्रोजन क्या है, sp है, क्या है, sp, और इसके अंदर क्या हुआ, sp2, ये भी क्या हुआ, sp2, यहां पर क्या हुआ, sp3, और ये भी क्या है, sp3। क्लियर है। और हमने वो हाइड्रोकार्बन लिए हैं, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे एल्केन हो, जिनमें टर्मिनल कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो कि sp कार्बन का मतलब है जो s करेक्टर है, जो s करेक्टर है वो कितना हो गया, 50% हो गया। यहां पे s करेक्टर कितना हो गया, यहां पे हो गया कितना, 33.3%। यहां पर कितना हो गया s करेक्टर, यहां पर ये हो गया 25%। ये बात समझ आ गई। फिर हमको ये भी पता है दैट s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करेक्टर जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मोर क्लोज टू दैट न्यूक्लियाई, यानी जहां पे जिस एटम का क्या होगा, क्या होगा, एस करेक्टर ज्यादा होगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का एस करेक्टर ज्यादा है तो क्या होगा, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो कार्बन का न्यूक्लियाई इन दोनों शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या इन दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज्यादा खींच के रखेगा। जब वो अपने ओर ज्यादा खींच के रखेगा तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ये कार्बन क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। तो क्या आ गई यहाँ पे बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई, क्या आ गई, बॉन्ड में पोलैरिटी। यानी और यहां पे देखो एल्कीन में कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, s करेक्टर कितना है, यानी इस एल्काइन के कंपैरेटिवली कम है। अगर s करेक्टर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई यहां पे कार्बन की, तो ये कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ में जो उसके शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको कम खींचेगा, कम खींचेगा तो क्या होगा, बॉन्ड में पोलैरिटी कम आएगी, ठीक है। और एल्केन में तो फिर कहने क्या, एस करेक्टर और भी कम हो गया, 25% हो गया। यानी अगर मैं एस करेक्टर की बात करूं तो यहां पे एल्काइन में, यहां पर बॉन्ड में क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब जो एल्काइन को अगर मैं कंपेयर करूं किसके साथ में, एल्कीन के साथ और एल्केन के साथ में, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पोलर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इनको कंपेयर करूं एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल के साथ, अब यहां पे देखो, यहां पर तो हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही बहुत ज्यादा कार्बन से, तो बॉन्ड में क्या पोलैरिटी बहुत ज्यादा आने वाली है। तो इनसे अगर रिलेट करें हेलो एल्केन्स और एल्कोहल से, तो एल्काइन आपके नॉन पोलर होते हैं। लेकिन अगर इनको एल्केन और एल्कीन से कंपेयर करें तो ये क्या होते हैं, आपके पोलर होते हैं। और पोलर होने का रीजन मैंने आपको बता दिया। कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार क्या करो, पॉज कर लो और पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो उसके बाद काम करते हैं हम लोग, क्या काम करें हम, इसकी चले कुछ है केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखो थोड़ा एक बार आउटलुक बना ले कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम लोग, क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। और यहां पर एक बात और बता दूं कि जैसे ये एल्काइन है, एल्कीन और एल्केन के कंपैरेटिवली क्या है, पोलर है। तो पोलर है तो क्या होगा कि ये वाटर के अंदर तो इनसोल्युबल है, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, लिख सकते हो एक पॉइंट यहां पे, ठीक है, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। तो इसको हटा देते हैं एक बार, पहले इसी को थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या लिखे हम लोग कि एल्काइंस है, एल्काइंस आर इनसोल्युबल इन वाटर। वाटर में तो इनसोल्युबल है, बट कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्युबल होते हैं, बट आर सोल्युबल, क्वाइट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे मान लो आपने क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया, आपने मान लो क्लोरोफॉर्म ले लिया, ठीक है, आपने जैसे मान लो इथाइलिन क्लोराइड ले लिया, लो इथाइलिन क्लोराइड ले लिया, ठीक है, जैसे मान लो आपने ईथर ले लिया, ठीक है। तो इनके अंदर ये क्या होते हैं, सोल्युबल होते हैं। लेकिन वाटर में क्या होगा, ये इनसोल्युबल होगा। कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो ठीक है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक बार पॉज कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लो।
तो नेक्स्ट चलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखो ये जो एल्काइंस होते हैं ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली दो रीजन की वजह से है। पहला रीजन क्या है कि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है इनके पास? पाई इलेक्ट्रॉन। और दूसरा रीजन क्या है कि इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? एल्काइंस की। एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस आर ड्यू टू, ठीक है, दे आर ड्यू टू कितने रीजंस? टू रीजंस, दो कारण है यहां पे। ठीक है, पहला रीजन कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। दो पाई बॉन्ड का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना। अब बात यह है कि यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन के न्यूक्लियाई से थोड़े से वीकली बॉन्डेड है। अब देखो अगली बार मैं फिर ये बोलूंगा कि ये कार्बन के न्यूक्लियाई से थोड़े से स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो दो बातें डिफरेंट आएंगी। तो मैं आपको समझा दूं कि ये सारा खेल चल रहा है कंपैरिजन के ऊपर। देखा ना आपने, दुनिया में सब कुछ कंपैरिजन पे होता है। आपके थोड़े से मार्क्स कम आ जाए तो आपके पेरेंट्स है आपको आपके रिलेटिव लोगों के बच्चों से कंपेयर करने लग जाते हैं, पड़ोसियों से कंपेयर करने लग जाते हैं। दुनिया में सारा खेल कंपैरिजन का मेरे भाई। तो फिर ये केमिस्ट्री से छुट्टी थोड़ी रह गई। ठीक है, यहां भी खेल किसका है? कंपैरिजन का। अब देखो कंपेयर करते हैं। मान लो हमने एल्काइन को कंपेयर कर लिया किससे? एल्कीन के साथ। देखो एल्केन में तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो वहां तो पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? या तो एल्कीन में या फिर एल्काइन में। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एल्काइन भी ले लेता हूं, मैं एल्कीन भी ले लेता हूं। ठीक है, ओके, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। अब इनमें कंपैरिजन करते हैं। यहां पर अगर एल्काइन को एल्कीन से कंपेयर करूं तो एल्काइन के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन के न्यूक्लियाई से स्ट्रांगली बॉन्डेड है। किससे कंपेयर किया हमने? एल्कीन से कंपेयर किया है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे कि जैसे क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे बनेगा? पाई बॉन्ड कैसे बनता है? परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड तो बनेगा कैसे? प्लेन पे, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन पे बनाया, एक तो ये बन गया। दूसरा पाई बॉन्ड कैसे बनेगा कि ये जो प्लेन के अबव द प्लेन जो पी ऑर्बिटल्स है उनकी ओवरलैपिंग से, उनकी साइडवेज ओवरलैपिंग से। ठीक है, ये बनेगा। अब वो अबव द प्लेन कैसे दिखाएं? तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड में दिखा देता हूं। ये देखो, ये हुआ, यहां पे ये हुआ। ठीक है, अब ये जो दोनों पाई बॉन्ड है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पर होता क्या है, जैसे एक पाई बॉन्ड रहा, ये एक पाई बॉन्ड रहा है, तो यहां पे ये जो एक सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। क्या बन जाता है? सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखो यहां पे इसको दिखा दूं, एक सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। ये बात समझ आ गई? तो एल्काइन में अगर ये सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया तो क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के न्यूक्लियाई से थोड़े से स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाएंगे, बट एज कंपेयर टू एल्कीन। एल्कीन में क्या है? सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है। देखो एक तो सिग्मा बॉन्ड हुआ और एक क्या हुआ? पाई बॉन्ड हुआ। जैसे ये हमने पाई बॉन्ड दिखा दिया। ठीक है, अब यहां पे सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं बना, जिससे क्या हुआ कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन के न्यूक्लियाई से थोड़े से दूर हो जाते हैं, मींस दे आर वीकली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अगर ये वीकली बॉन्डेड हो गए, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गए? स्ट्रांगली बॉन्डेड हो गए। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये कहानी समझ आ गई? एल्कीन और एल्काइन में कंपेयर करें तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वीकली बॉन्डेड किस में है? एल्कीन में। वीकली बॉन्डेड है तो ये एल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? किसी को दे सकता है, और ये क्या काम करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल का। और इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या होने वाली है? बढ़ जाने वाली है। अगर मैं रिएक्टिविटी देखूं, अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर देखूं ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? भैया सबसे ज्यादा होगी किसकी? एल्कीन की। किसकी ज्यादा होगी? एल्कीन। क्यों? पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वीकली बॉन्डेड है, तो सबसे ज्यादा किसकी है? एल्कीन्स की। फिर उसके बाद कौन किसका नंबर आएगा? एल्काइंस का। भाई एल्काइंस के पास कम से कम पाई इलेक्ट्रॉन है तो सही ना। ठीक है, और एल्केन के पास तो पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वहां पे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसकी रिएक्टिविटी एल्केन की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्या आएगा? एल्केन। तो ये है इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, कहानी समझ गए? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात यह है,
ये तो था एल्कीन के साथ में कंपैरिजन। अगर मैं सिंगल सिर्फ एल्काइन को देखूं, अगर मैं सिर्फ किसको देखूं, एल्काइन को देखूं, तो भैया बात ही है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है उतने स्ट्रांगली बॉन्डेड भी नहीं है, ठीक है ना। एल्कीन के कंपैरेटिवली स्ट्रांगली बॉन्डेड है, लेकिन वैसे अगर मैं देखूं बाकियों से कंपैरेटिवली इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड है भी नहीं, तो क्या होगा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो यहां पर ये क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल का काम करने का मतलब इसके ऊपर किसका अटैक हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है। किसका अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन में आगे कि भाई ये एडिशन रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला तो हो गया क्या कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये बात समझ आ गई। चलो अब आते हैं नंबर 2 पे कि केमिकल प्रॉपर्टी का दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण ये है कि यहां पे जो कार्बन है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन का क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहां पे क्या लिखो, यहां पे प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब वो एसिडिक हाइड्रोजन हम लोग वहीं डिस्कस करेंगे जहां पे आपका एल्काइन कौन सा होगा, टर्मिनल एल्काइन होगा। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है वो टर्मिनल पोजीशन पे हो, ठीक है। जैसे मान लो अब देखो एल्काइन हमने ले लिया जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने सबसे छोटा एल्काइन ले लिया जिसका नाम क्या है, इथाइन, या जिसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन है। अब यहां पे हमने क्या पढ़ा, कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो s करेक्टर कितना है, 50% है। इसका मतलब क्या है कि इस कार्बन का जब s करेक्टर ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। जब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो वो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड के बीच के शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, उनको अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। अपनी ओर ज्यादा खींचेगा तो इसका मतलब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां से ये किसको रिलीज कर सकता है, H पॉजिटिव को। H पॉजिटिव बोले तो प्रोटॉन। इसका मतलब ये कार्बन आपका कौन सा हो गया, एसिडिक कार्बन हो गया, और ये हाइड्रोजन भी आपका कौन सा हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यानी अगर एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी रिएक्शन होने वाली है। तभी तो हमने दूसरा पॉइंट दिया क्या, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर है। अब एक काम करते हैं कि हम लोग एल्काइन भी ले लेते हैं, हम लोग एल्कीन भी ले लेते हैं, हम लोग एल्केन भी ले लेते हैं, और कुछ और जैसे वाटर ले लें, मान लो अल्कोहल ले लें, अमोनिया ले लें। इन सब का अगर हम लोग एसिडिक ऑर्डर निकाल लें, और एसिडिक ऑर्डर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, इनकी पीके वैल्यू। किसकी वैल्यू, पीके। हमको पता है देखो कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, पीके। किसी एसिड का पीके का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने ले लिया क्या, वाटर। तो वाटर का जो पीके वैल्यू है वो होता है 15.7। कितना होता है, 15.7। उसके बाद आता है किसका नंबर, अल्कोहल का नंबर आता है। अल्कोहल का पीके वैल्यू 16 से लेके 18 के बीच होता है, 16 से 18। मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि अल्कोहल में सबसे छोटा जो अल्कोहल है जिसका नाम है मीथेनॉल, जिसका नाम क्या है, मीथेनॉल, CH3OH। इस मीथेनॉल का जो पीके वैल्यू है वो कितना होता है, 15.55 होता है। कितना होता है, 15.55। अब उसके बाद अगर आप जाओगे इथेनॉल में C2H5OH तो इसका जो पीके वैल्यू है वो है 15.95, ठीक है। अब बात यह है कि वाटर कहां पे आया, वाटर के बीच में आया, तो वाटर का पीके वैल्यू कितना होता है, 15.7 होता है, ठीक है। तो आप बोल दोगे कि सर अल्कोहल का आपने 16 से 18 दिया है, भाई 15.95 का मतलब क्या हो गया, 16 हो गया, है ना, ठीक है। लेकिन मिथेनॉल का तो वाटर से भी पीके वैल्यू कम है, यानी मिथेनॉल है वो आपके वाटर से थोड़ा ज्यादा एसिडिक है। ये चीज याद रखिएगा इसको, है ना। चलो, और वैसे हम लोग नॉर्मली क्या है, लैब में क्या यूज करते हैं, लैब में हम लोग इथेनॉल यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी के कंपैरेटिवली हम लोग बता देते हैं, बट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है। चलो, अब बात यह है कि आरओएच यानी अल्कोहल पीके वैल्यू कितना है, जनरली 16 से 18। उसके बाद नंबर किसका आता है, उसके बाद नंबर आता है इथाइन का। मैंने सबसे छोटा एल्काइन ले लिया क्या, इथाइन। इथाइन का जो पीके वैल्यू है वो कितना है, वो आपका 25। कुछ बुक्स में आपको शायद 26 भी देखने को मिलेगा, है ना। तो इसका पीके वैल्यू कितना है, 25। इसके बाद किसका नंबर आता है, अमोनिया, NH3। तो मैं आपको बता दूं कुछ बुक्स में 26 भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो कंपेयर नियर अबाउट है, ये समझ जाओगे।
इसके बाद आता है अमोनिया। अमोनिया का पीके वैल्यू आता है कितना, 38। कितना आता है, 38। पीके वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ घटता जाएगा, यानी डिक्रीज होता जाएगा। उसके बाद हम लोग ले ले मान लो किसको, इथीन को। ठीक है, मैंने 2 कार्बन का एल्कीन लिया है, इथीन। इथीन का पीके वैल्यू होता है 44। कितना होता है, 44 अप्रोक्स। और उसके बाद हम लोग ले लेंगे इथेन, CH3 और इसका पीके वैल्यू लगभग कितना होता है, अप्रोक्स होता है 50। तो हमने क्या काम किया, हमने तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन ले लिए, हमने एल्काइन भी ले लिया, एल्कीन भी ले लिया और एल्केन भी ले लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने वाटर ले लिया, हमने एल्कोहल ले लिया, हमने अमोनिया भी ले लिया। और हमने क्या लिखा, इनकी कौन सी वैल्यू लिखी हम लोगों ने, कौन सी, पीके की वैल्यू। अब पीके की वैल्यू देखो बढ़ती जा रही है, यहां से लेफ्ट से राइट पीके इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट से राइट एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जा रही है। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ले लूं तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, बस ये आप इथेनॉल मिथेनॉल का याद रखना। ठीक है, अल्कोहल मोर एसिडिक होता है किससे, इथाइन से। इथाइन मोर एसिडिक है किससे, अमोनिया से। अमोनिया इज मोर एसिडिक देन इथीन एंड इथीन इज मोर एसिडिक देन इथेन। और पीके वैल्यू लेफ्ट से राइट इंक्रीज होती जा रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट से राइट फिर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये बात समझ आ गई। चलो, तो हमको कंपेयर करना था ये। ठीक है, यहां पर देखो क्या है, वो कार्बन जो टर्मिनल कार्बन हो, तो जिसके पास एक हाइड्रोजन हो, तो वो हाइड्रोजन क्या हो जाता है आपका, एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस आया तो वो स्ट्रॉन्ग बेस यहां से किसको एब्स्ट्रैक्ट यानी रिमूव कर लेगा, प्रोटॉन को यहां से रिमूव कर लेगा। ठीक है, बट याद रखना कि मान लो आपको कोई एक एल्काइन ये दे दे, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर भी CH3, यहां पर भी कोई CH3 मान लो, या यहां पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा दे। ठीक है, अब देखो ये कार्बन टर्मिनल नहीं है, यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp है, s कैरेक्टर भी ज्यादा है, बट टर्मिनल नहीं है तो उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो हाइड्रोजन देगा कैसे। तो फिर उसका इस एल्काइन का रिएक्शन सिर्फ एक वजह से होगा, क्या होगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, अब जैसे मान लो इथाइन लिया, तो इथाइन का रिएक्शन इसके पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से भी है और इसके इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से भी है, क्योंकि ये एक टर्मिनल एल्काइन है। लेकिन ये एक नॉन टर्मिनल एल्काइन है। क्या है कि ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है, तो इसकी रिएक्शन है वो सिर्फ किससे, इसके पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से है। इसके हाइड्रोजन तो इसके पास है ही नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही नहीं, उसकी वजह से रिएक्शन इसकी नहीं होगी। समझ जाओगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पॉज कर लो, पॉज करने के बाद इसको नोट डाउन कर लो। चलिए, तो दो रीजन समझ आ गए। अब एक काम करते हैं, फिर बात ये आता है कि कितने टाइप की रिएक्शन दिखाते हैं ये लोग, ये जो एल्काइंस है वो कितने टाइप की रिएक्शन दिखाते हैं। चलिए, हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, क्या पढ़ने वाले हैं कि जो एल्काइंस है वो कितने टाइप की रिएक्शन दिखाते हैं ना। तो देखो, सबसे पहले ये कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे, एडिशन रिएक्शन। कौन सी दिखाएंगे, एडिशन। जैसे एल्कीन्स दिखा रहे थे ना 5 टाइप की रिएक्शन, वैसे ही एल्काइंस है वो भी 5 टाइप की रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, कौन सी है, एडिशन। एडिशन में आगे 2 हो जाती है, कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी है। देखो, एडिशन में क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी दिखाएंगे और आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी दिखाएंगे। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो समझ आ गया, क्योंकि इनके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये खुद न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल इन पे अटैक कर सकता है। ठीक है, रिएक्शन होता है कौन अटैक कर रहा है, अगर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो इलेक्ट्रोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है कि इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसका मतलब ये क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन जाएंगे तो समझ नहीं आया, क्योंकि इनके पास तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने क्या बोला आपके कि यहां पर क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का एक सिलेंड्रिकल क्लाउड बन जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एल्कीन के कंपैरेटिवली थोड़े स्ट्रांगली बॉन्डेड है। अगर वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो क्या होगा कि ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को देने में थोड़ा हेजिटेट करेगा। हेजिटेट करेगा तो फिर क्या कर सकता है, फिर एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कहीं से अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन मिले कार्बन को, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा कैसे, C ट्रिपल बॉन्ड C ये है। मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आया, Nu नेगेटिव आया, इसने अटैक कर दिया इस कार्बन पे, तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्या बनाएगा, ये बनाएगा C। ठीक है, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे पॉजिटिव, ये C, यहां पे क्या लग गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया।
तो देखा आपने किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी हो सकता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है एल्कीन के कंपैरेटिवली थोड़े स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन देने में हेजिटेट करेगा। हेजिटेट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक हो सकता है, तो ये आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करेगा। बात समझ आ गई। चलो अब उसके बाद देखो नंबर टू इनकी रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। नंबर 3 क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाते हैं। कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। और नंबर 4 कौन सा हुआ आपका हुआ आइसोमराइजेशन, ठीक है। और नंबर 5 कौन सा हुआ, पॉलीमराइजेशन। क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी जेई के अंदर मेंस में क्वेश्चन आए थे इसके अंदर, है ना, तो अच्छे से पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि एल्कीन्स में भी ये बेसिकली हमने 5 टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी, है ना, तो आई थिंक कोई याद करना समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो यहां पर भी कितने टाइप की रिएक्शन है, ये 5 टाइप की रिएक्शन है। क्लियर है, मिटा दी जाए एक एक करके, हम लोग इसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा दिखाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। उसके कुछ एक हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे कि कौन सा है, क्या है। एडिशन में कौन सा दिखा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, समझ गए ना। अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। चलो एक एक करके रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने बड़ा डिटेल में मैकेनिज्म लेवल पे एल्कीन्स पढ़ा था, ठीक है। अब एल्काइंस के अंदर भी जो मैकेनिज्म है वो नियर अबाउट सिमिलर है, जहां पे हल्का सा चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम डेप्थ में गए थे एल्कीन में, अब इसके अंदर उतना डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एल्कीन में मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं और इसके मैकेनिज्म नियर अबाउट सेम है, ठीक है। चलो तो पहला कौन सा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का एडिशन कर दे। तो कैसे कर दे, मान लो आपके पास एल्कीन है, जैसे आपने ले लिया क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, ठीक है। आपने क्या ले लिया, इथाइन ले लिया, ठीक है, इथाइन यानी एसिटिलीन। अब आप इसके साथ में ऐड कर दो क्या, हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ मान लो निकिल कर दो, प्लैटिनम कर दो, पैलेडियम कर दो, तो क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन यहां पे लग जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका, इथीन, ठीक है। अगेन इसका हाइड्रोजनेशन कर दो, इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल हुआ, प्लैटिनम हुआ, या फिर क्या हुआ, पैलेडियम हुआ, ठीक है। तो इथीन अगेन रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, इथेन में, CH3 CH3, ये क्या बन गया, इथेन। तो हाइड्रोजन का यहां पे क्या हो गया, एडिशन हो गया, बड़ा सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो मान लो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया नॉन टर्मिनल एल्काइन, RC ट्रिपल बॉन्ड CR प्राइम, देखो क्या है, एक नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैं करा दूं किसके साथ में, लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ में, इसका अगर मैं हाइड्रोजनेशन कराऊं, ठीक है, यानी मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, साथ में क्या ले लिया, CaCO3 ले लिया, या फिर बेरियम सल्फेट ले लिया, और क्या लिया साथ में, क्यूनोलिन ले लो, या फिर क्या ले लो, सल्फर ले लो, ये यहाँ पे कैटालिटिक पॉइजन का काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो लिंडलर्स कैटलिस्ट है, मैं लिख दूं विद लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है। ये जो लिंडलर्स कैटलिस्ट है, इसके साथ में जो एडिशन होता है हाइड्रोजन का, वो क्या होता है, एक ही साइड से होता है। तो कौन सा एडिशन होता है, सिस एडिशन होता है। तो दोनों हाइड्रोजन क्या लगेंगे, एक ही साइड से लगेंगे, पढ़ा था हम लोगों ने, क्या है, C डबल बॉन्ड C, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, ये R हो गया, ये क्या हो गया आपका R प्राइम। तो हमें कौन सी एल्कीन मिलेगी, हमें मिलेगी क्या, सिस एल्कीन मिलेगी, क्या मिलेगी, सिस एल्कीन। क्लियर है। और ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक। अब स्टीरियो स्पेसिफिक समझ गया ना, कौन सा एल्कीन मिला, सिस एल्कीन मिला, तो इसको वो क्या बता रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री बता रहा है इसकी। क्लियर है। चलो अब मान लो यही रिएक्शन है, हम लोग करवा दे किसके साथ में, बर्च रिडक्शन अगर हम इसका कर दे, देखो कैसे करेंगे, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड CR प्राइम, क्या लिख दूं, विद बर्च रिडक्शन या बाय बर्च रिडक्शन, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक नॉन टर्मिनल एल्काइल लिया, ये याद रखना आपको, जो एल्काइल लेना है लिंडलर्स कैटलिस्ट में या फिर बर्च रिडक्शन में, नॉन
टर्मिनल एल्काइन लेना आपको, ठीक है। तो हमने ले लिया एक नॉन टर्मिनल एल्काइन, फिर हमने क्या कर दिया, इसका हाइड्रोजनेशन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम या फिर सोडियम, और साथ में क्या ले लिया हम लोगों ने, लिक्विड अमोनिया ले लिया। और मैंने क्या बोला कि ये रिएक्शन है लो टेम्परेचर पर होती है, किस पे होती है, लो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन अबव और एक हाइड्रोजन बिलो, तो यहाँ पे जो एडिशन होता है वो कौन सा होता है, ट्रांस एडिशन। तो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड आर सी, यहां पर एक H और एक H यहां पर। तो ये जो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, कौन सा एडिशन हुआ, ट्रांस एडिशन हुआ। कौन सा एडिशन हुआ, ट्रांस एडिशन। बड़ा डिटेल में हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म पढ़ा था। तो ये भी क्या हुआ, ये रिएक्शन कौन सी हुई, ये भी आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हुई, क्योंकि ये स्टीरियो केमिस्ट्री बता रही है कि आपका जो एल्कीन है वो सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। देखो ये सिस और ट्रांस ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किसका पार्ट है, स्टीरियो आइसोमरिज्म का पार्ट है। तभी हमने क्या बोला कि ये क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस है। समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको एक बार पॉज कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसमें मान लो एल्काइल ग्रुप की जगह हम लोगों ने मान लो जैसे मिथाइल ले लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और मान लो यहां पर भी हमने मिथाइल ले लिया, ठीक है। चलो तो हमारा क्या बन गया, ये 2 ब्यूटाइन या फिर ब्यूट-2-आइन, ब्यूट-2-आइन, ठीक है। चलो अब इस ब्यूट-2-आइन की रिएक्शन अगर हम लोग करवा दें किसके साथ में, डायरेक्ट यहां लिख दूं, अगर हमने इसकी रिएक्शन करवा दी लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ में, जैसे हमने क्या यूज किया, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD CaCO3, और साथ में हमने क्या ले लिया, सल्फर या फिर क्यूनोलिन, ठीक है, ये ले लिया। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड C, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे मिथाइल, यहां पे मिथाइल, ठीक है। तो ये बनेगा ब्यूट-2-इन, लेकिन कौन सा, सिस। तो ये आपका बनेगा क्या, सिस ब्यूट-2-इन। और अगर यही रिएक्शन इसके हम लोग करवा दें किसके साथ में, बर्स्ट रिडक्शन कर दे इसका, ठीक है। तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, लिथियम या फिर सोडियम विद लिक्विड अमोनिया एट लो टेम्परेचर, ये तो ट्रांस एडिशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, एक मिथाइल यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, तो फिर एक हाइड्रोजन यहां पे और मिथाइल यहां पे। तो ये भी आपका क्या बना है, ब्यूट-2-इन बना है, लेकिन कौन सा बना है, ट्रांस ब्यूट-2-इन बना है। कौन सा बना है, ट्रांस। तो इसमें बर्च रिडक्शन में बनेगा सिस, और बर्च में बनेगा ट्रांस, और लिंडलर्स में क्या बनेगा, सिस बनेगा। दे आर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको पॉज करके आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने पढ़ दिया क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट इसमें रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। चलिए मिटा दो इसको, हाँ जी। तो नंबर 2 इसके अंदर क्या आएगा, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन को मैं लिख दूं X2, क्या लिख दूं, X2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात यह है कि हैलोजन के साथ में रिएक्शन करवाएं तो इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है हैलोजन का टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वो क्या होगा। देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका लिख रहा हूं मैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये हैलोजन का लिख रहा हूं। टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या है, Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। आपके दिमाग में चल रहा है कि सर आपने F2 तो लिखा ही नहीं, F2 के साथ रिएक्शन क्या होती है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है ना, तो इसलिए F2 के साथ नहीं करवाते हैं। किसके साथ में, मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कराई जाती है। आयोडीन भी स्लो देगा कुछ हद तक, ठीक है। चलो अब बात यह है कि एग्जांपल ले लें हम लोग यहाँ पे, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए, सबसे पहले क्या ले लूं, सबसे पहले इथाइन का ले लूं, बाद में उससे और बड़े अल्काइल ले लेंगे। जैसे मान लो आपको दिया जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है इसका, इथाइन, बट इसका कॉमन नेम मत भूलना, क्या नाम है इसका कॉमन नेम, एसिटिलीन, ठीक है। चलो रिएक्शन करा दिया आपने किसके साथ में, X2 के साथ में करवा दी, ठीक है। X2, तो X2 को मैं लिख दूं कैसे, ये लिख दूं एक बार, उसमें आप Cl2 ले सकते हो, आप Br2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो। अब होगा क्या यहाँ पे, मैंने क्या बोला कि यहां पर जो ये X2 है, हैलोजन है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिकॉज इट्स ए नॉन पोलर कंपाउंड। अब जैसे ये एल्काइन है, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन देगा,
तो इस एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन के इस सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेंगे, पुश करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था अब वो अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन जिस हैलोजन पर अटैक करेंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा कम और बगल वाले के पास क्या हो जाएगा, ज्यादा। दिख रहा ना आपको ये, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इस X2 जो पहले नॉन पोलर था अब उसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पोलैरिटी इंड्यूस। तो ये बन जाएगा डेल्टा पॉजिटिव और ये बन जाएगा आपका डेल्टा नेगेटिव। क्लियर है। तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर किसके साथ में लग गए, हैलोजन के साथ में। तो ये हैलोजन इन दोनों कार्बन के साथ में किसी एक के साथ लगा तो फिर ये बॉन्ड टूट गया और यहां से क्या निकल गया, X नेगेटिव निकल गया, हैलाइड आयन निकल गया। ठीक है, देखो यहां से क्या बना, तो फिर क्या होगा, ये हुआ आपका CH। अब डबल ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया आपका CH। अब इन दोनों कार्बन में किसी एक कार्बन के साथ में क्या लगेगा, हैलोजन लगेगा। जैसे मान लो यहां इस कार्बन के पास हैलोजन लग गया और हैलोजन लगा तो हैलोजन एक बॉन्ड बनाने के बाद कितने लोन पेयर बचते हैं, कितने, 3 लोन पेयर दिखा दिए हम लोगों ने। बट इस कार्बन की 1 2 3 इसकी वैलेंसी एक कम हो गई तो इस कार्बन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव, और ये कार्बन क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, तुरंत साइमल्टेनियसली ये जो हैलोजन है ये अपना लोन पेयर दे देगा किसको, कार्बन को दे देगा। किसको दे देगा, कार्बन को। जिससे क्या होगा, इस कार्बन हैलोजन का बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉजिटिव कहां पर शिफ्ट हो गया, हैलोजन के पास शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका हैलोजन, ये इसके अब कितने लोन पेयर बचे, सिर्फ 2 लोन पेयर। चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक दूसरे की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सेपरेट कर दे किससे, डबल हेडेड एरो से कर दिया। तो अब इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बोला, देखो यहां पे कार्बन हैलोजन में कोई बॉन्ड नहीं है, पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा कार्बन के पास है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन हैलोजन में एक बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया हैलोजन के पास, यानी पहले बॉन्ड कार्बन हैलोजन में था 0, अब हो गया 1। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा, 0 और 1 के बीच का मान लो 0.5। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड कैसे दिखा दे, बॉन्ड कुछ ये दिखा दे, C डबल बॉन्ड CH, ये तो था ही, यहां पर ये हैलोजन है, अब हमने इसको बॉन्ड दिखा दिया डॉटेड से। ये बात समझ गए। इस स्ट्रक्चर में कार्बन पे पॉजिटिव था, इस स्ट्रक्चर में हैलोजन पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में कार्बन पे भी डेल्टा पॉजिटिव और हैलोजन के ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव, इसके पास H तो है। तो ये है इसका क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, ये बात समझ जाओगे। चलो अब बात ये है, ये तो था मेन कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है, हम जाएंगे किसके ऊपर, इस स्ट्रक्चर के ऊपर। अब जैसे ही यहां पर ये क्या बन गया, ये आपका यहां पर बन गया क्या, एक साइक्लिक कैटायन बन गया, नॉन क्लासिकल कैटायन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हेलोनियम आयन, हेलोनियम कैटायन बन गया। ठीक है, अब जैसे ये एक साइकिल बन गया ना यहाँ पे, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता। तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट। देखो मान लो एक चीज और बता दो, मान लो आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है, और मान लो अटैक हुआ किसका, प्रोटॉन का अटैक हुआ। क्लियर है, यानी ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है। यहां पर ये X पॉजिटिव हो गया था, डेल्टा पॉजिटिव, वो भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया था। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स गए प्रोटॉन के पास, तो ये प्रोटॉन इन दोनों कार्बन में किसी एक कार्बन के पास लगेगा। मैं रिलेट कर रहा हूं ऊपर वाले को नीचे वाले से, तो क्या बना, CH, ये हो गया डबल बॉन्ड, मान लो इस पे पॉजिटिव आ गया CH और यहां पे मान लो क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। ये बात क्लियर है। अब इन दोनों को रिलेट करो। अब बात यह है कि यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव है, यहां भी कार्बन पे पॉजिटिव है। फिर देखो, फिर क्या हुआ कि इस बगल वाले कार्बन के साथ में क्या लगा है, हैलोजन लगा है और हैलोजन के पास लोन पेयर है। यहां पर बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन लगा है और हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब इसके पास लोन पेयर थे तो इसने अपने लोन पेयर दे दिए कार्बन को, उसको स्टेबल कर दिया उस कार्बोकेटाइन को। अब इसके पास लोन पेयर है ही नहीं तो ये कहां से स्टेबल करेगा। तो यहां पर क्या है, एक साइक्लिक कैटायन नहीं बना। तो ये कौन सा कैटायन है, क्लासिकल कैटायन है। जब ये साइक्लिक नहीं बना तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन का तो ऑक्टेट ही पूरा नहीं है। क्यों, इसके 1 2 3 ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर देखो, इस साइक्लिक हेलोनियम आयन में इस कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया। यहां पे पहले कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं था, 2 और 1 3 ही बॉन्ड थे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही इस हैलोजन ने अपने लोन पेयर दिए, इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए।
4 बॉन्ड बनने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहला काम ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, तो यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया इसने। ठीक है, अब जैसे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, पहले की कंपैरेटिवली बढ़ गई। ठीक है, अब साइकिल बनने से अब रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे नहीं ताकि वो कार्बन को दे सके, तो कार्बन पहले भी 6 सेट था, अभी भी 6 सेट है, तो वो कोई दूसरा तरीका ढूंढेगा अपने आप को स्टेबल होने के लिए। भाई पहले तो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, अगर वो नहीं है तो कहां से, क्या मेसोमेरिक इफेक्ट से या इंडक्टिव इफेक्ट से या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से तो क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ठीक है, तो ये अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है। तो इट्स ए क्लासिकल कैटायन, यहां पे रीअरेंजमेंट होता है। ये नॉन क्लासिकल कैटायन है, यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो क्या आपको दोनों के अंदर कंपैरिजन समझ आ गया, पक्का? चलो तो इसको मिटा दूं, इसको भी पढ़ने वाले थोड़ी देर में। चलो अब क्या होगा, यहां से क्या निकला था, एक्स नेगेटिव, अब आएगा एक्स नेगेटिव। भाई एक्स नेगेटिव का मतलब हेलोजन के पास कितने लोन पेयर है, 4 लोन पेयर, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 4 लोन पेयर। तो अब ये क्या काम करेगा, ये कहां पे अटैक करेगा, ये वन ऑफ द कार्बन पे अटैक करेगा। अब देखो यहां पर ये दोनों कार्बन सेम है तो किसी पे भी अटैक करवा दो, ठीक है, लेकिन ये उस साइड से अटैक नहीं करेगा जहां पे पहले ये एक्स पॉजिटिव लगा है। क्यों? क्योंकि इस हैलाइड आयन के लोन पेयर और इस हेलोनियम आयन के लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। अगर इसने अपोजिट डायरेक्शन से अटैक किया तो कौन सा अटैक हुआ, एंटी एडिशन हुआ। कौन सा हुआ, एंटी एडिशन। कहानी समझ आ गई? तो प्रोडक्ट क्या बना, ये एक्स लग जाएगा वहां पे, तो आपका प्रोडक्ट बन गया CH, यहां भी एक्स, डबल बॉन्ड CH, और यहां भी क्या हो गया, एक्स हो गया। ये कहानी समझ आ गई? ठीक है, चलो अब देखो दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगा है, क्या बोलते हैं उसको, जेमिनल, नो विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल का मतलब जीवन, एक ही कार्बन पे लगे, यहां पे तो एडजेसेंट कार्बन पे लगा तो विसिनल डाइहैलाइड बनता है। ठीक है, अब क्या ये रिएक्शन दोबारा से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, ये रिएक्शन दोबारा से हो सकती है। कैसे भाई, कार्बन कार्बन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड बोले तो एल्कीन, तो एल्कीन तो ज्यादा रिएक्टिव होती है किससे, एल्काइन से, तो क्या होगा कि ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, वन ऑफ द हेलोजन से, जिससे अंदर क्या आएगी, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये बॉन्ड कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हेलोजन कहां लग गया, इस कार्बन पे, तो क्या लग जाएगा, C, डबल बॉन्ड C, यहां पे एक एक्स लगा था, यहां भी एक एक्स लगा था, यहां पे क्या था, एक H। अब जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन दिए, डबल बॉन्ड की जगह कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। मान लो हेलोजन लग गया इस कार्बन पे, किस पे, इस कार्बन पे हेलोजन लग गया, तो इस कार्बन पे क्या है, H है, 1 2 3 4, 1 2 3, इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां से क्या निकल गया, एक्स नेगेटिव, क्या निकला, एक्स नेगेटिव। अब इस पे पॉजिटिव आया तो इसको कौन स्टेबल करेगा, इसको स्टेबल देखो क्या है, इसके पास लोन पेयर है, इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, एक साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाया। ठीक है, साइक्लिक हेलोनियम आयन कैसे, देखो क्या दिखा दो इसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी CH, यहां पे हो गया X, ये हो गया, यहां पे X ऑलरेडी लगा था, यहां पे क्या था, CH था, इसके पास दो लोन पेयर बचे, चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, और एक X लगा था, यहां पे बन गया साइक्लिक हेलोनियम आयन। कौन आएगा अभी आने वाला है X नेगेटिव। ठीक है, X नेगेटिव कहां से अटैक करेगा, जिस साइड से जो हेलोनियम आयन है उसके अपोजिट साइड से अटैक करने वाला है, क्योंकि यहां से तो डायरेक्ट करेगा तो रिपल्शन हो जाएगी, ये करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड वापस यहां पर आ जाने वाला है। ठीक है, वापस आ जाएगा तो क्या बनेगा, ये हेलोजन लग गया इस कार्बन पे तो होगा CH, यहां भी लग गया X, यहां भी लग गया X, अगेन CH, यहां भी X, यहां भी X। ठीक है, इसका मतलब है कितने हेलोजन लग गए, 4 हेलोजन लग गए। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, पहले इसका नाम था क्या, इथाइन, या कॉमन नेम क्या था, एसिटिलीन। अब 4 हैलाइड लगे तो इसका नाम होता है एसिटिलीन टेट्राहैलाइड। क्या नाम है इसका, एसिटिलीन टेट्राहैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है ये, एसिटिलीन टेट्राहैलाइड। कहानी समझ आ गई? अब यहां पर हेलोजन की जगह आप क्लोरीन लेके देख लो तो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन ले लो तो एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड बन जाएगा। सिंपल, कर पाओगे, पक्का? चलो तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अब एल्काइंस की रिएक्शन हेलोजन के साथ आप एक और तरीके से भी करा सकते हो, और बड़ा तरीका पॉपुलर है ये। कैसा, देखो, मान लो आपने एक एल्काइन लिया, जैसे मान लो आपने लिया क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड CR प्राइम, आपने मान लो एक नॉन टर्मिनल एल्काइन लिया। ठीक है, चलो अब इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दें किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में करा दें, बट यहां पर यूज होगा क्या, एक लुईस एसिड। अब वो लुईस एसिड हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया
FeCl3 ले सकते हैं, हम AlCl3 ले सकते हैं, FeCl2 ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया मान लो FeCl3। अब लुईस एसिड क्या होते हैं कि जिनको पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे हमने BF3 पढ़ा है, ठीक है, BH3 पढ़ा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है वहां पे, डेफिशिएंसी होती है ना। दे कैन एक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन पेयर, दे कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? चलो, अब वो चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे मान लो आपको साइड में दिखा दूं, मान लो ये क्लोरीन है, ClCl है, साथ में कौन आ गया, FeCl3, क्या है यहाँ पे, ये लुईस एसिड है, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहां से किसको लेगा, Cl नेगेटिव को लेगा, किसको लेगा, Cl नेगेटिव को। देखो इसने क्या करवा दिया, हिट्रोलाइसिस करवा दिया क्लोरीन का, ठीक है। अगर मैं लाइट में लेता तो लाइट में क्लोरीन का क्या होता है, क्या हो जाता है, होमोलाइसिस हो जाता है ना। तो इसलिए ये रिएक्शन करवाते हैं किसमें, डार्क में करवाई जाती है। किसमें करवाते हैं, डार्क में करवाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बचपन का इंसिडेंट बताऊं इसी बात पे, कि बचपन में मान लो घर में चॉकलेट आई है, तो मैं और मेरी सिस्टर हम 2 लोग हैं, है ना। तो क्या होता था हमारे घर में हमेशा ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मम्मी पापा है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे, ठीक है। कई बार आपने ऐसा क्या होगा ना कि रात के टाइम मान लो कि जब चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो या कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, ठीक है, और उसी वक्त लाइट चली गई, और लाइट चली जाएगी तो हम किसी दूसरे की, अपने भाई बहन की स्पेशली छीन के खा जाते हैं। तो इसका मतलब लाइट जाने का मतलब क्या हो गया, डार्क हो गया, अंधेरा हो गया। अंधेरे में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यानी अंधेरे में होमोलाइसिस नहीं होता है। अंधेरे में क्या होता है, हिट्रोलाइसिस होता है। एक के पास तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कुछ नहीं आएगा, और एक के पास वो पूरे के पूरे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों आ जाते हैं, समझ गए ना। लेकिन अगर यही लाइट होता तो दोनों के पास क्या आते, इक्वल आता। लाइट में होमोलाइसिस, अंधेरे में हिट्रोलाइसिस, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये रिएक्शन करवाएंगे हम किसमें, डार्क में करवाएंगे। तो यहां पे से क्या आएगा, Cl नेगेटिव, हिट्रोलाइसिस हो गया इस क्लोरीन का, क्या बनेगा, ये FeCl3 से क्या बना, FeCl4 नेगेटिव बन गया, प्लस में ये क्या बना, Cl पॉजिटिव। अब देखो जो Cl पॉजिटिव है, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसे, क्लोरोनियम आयन। और ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, एडिशन रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफाइल वो है, तो रिएक्शन हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कहानी समझ आ गई, ठीक है। यहां लिख दो Cl पॉजिटिव। तो इस एल्काइन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन दिए किसको, क्लोरीन को। अब ये क्लोरीन वन ऑफ दी कार्बन के पास आके लगेगा, वन ऑफ दी कार्बन के पास, ठीक है, और दूसरे कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। देखो RC डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, C, फिर यहां पे क्या है R प्राइम। मान लो ये क्लोरीन यहां पे आके लग गया, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब आती है, ये क्या बना आपका है, कार्बोकेटाइन। ये वो कार्बोकेटाइन है जिसका 6 सेट है, सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो भैया इसका ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, इनकंप्लीट ऑक्टेट है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम, लेस स्टेबल। तो क्या होगा, तो इस सिचुएशन में ये क्लोरीन अपना लोन पेयर किसको देगा, इस कार्बन को देगा। इससे एक साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है, एक नॉन क्लासिकल कैटायन बनेगा, जिससे इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। देखो कैसे, तो इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, RC, यहां पर आ गया क्लोरीन, डबल बॉन्ड C, ये क्लोरीन इस कार्बन पे, पहले 3 लोन पेयर थे, अभी कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर, और इस क्लोरीन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहां पे क्या लगा है, R प्राइम। अब आप देख सकते हो यहां पे इस कार्बन का जो पहले सिर्फ 6 सेट था, 3 ही बॉन्ड थे, अब इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड हो चुके हैं, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। और अगर ये कार्बन किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ लगा है, स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। यहां पे ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसके ऊपर अटैक होगा किसका, FeCl4 नेगेटिव का, FeCl4 नेगेटिव। अभी FeCl4 नेगेटिव क्या दे सकता है, ये Cl नेगेटिव दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। अब बेसिकली उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। चलो ओके, तो क्योंकि वो एक मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होती है, तो इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया। सामने से कर नहीं सकता था क्योंकि सामने क्लोरीन है, क्लोरीन के यहाँ पे क्लोरोनियम आयन है, इसके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
यहां से Cl नेगेटिव आएगा, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सामने से अटैक करता तो लोन पेयर रिपल्शन होता, ठीक है। इसलिए कहां से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। अटैक किया तो क्या हुआ, ये बॉन्ड वापस आ गया इस क्लोरीन के पास, और यहां से Cl नेगेटिव गया तो पीछे क्या बचा, FeCl3 क्या हो गया, निकल गया। तो एक बात बताओ, FeCl3 ने अपना काम किया और उसके बाद फाइनल स्टेप में निकल गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि FeCl3 ना कि एक लुईस एसिड है, वो तो है ही है, और उसके अलावा ये आपका क्या है, कैटलिस्ट भी है। क्या है, कैटलिस्ट। तो ये लुईस एसिड है, कैटलिस्ट का काम करा, रिएक्शन करवाई और फाइनल स्टेप में निकल गया, ठीक है ना। चलो, तो क्या बना हमारे पास बना R C डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहां पे R प्राइम, एक क्लोरीन यहां लग गया, एक क्लोरीन यहां लग गया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसका हेलोजिनेशन कर दिया, ठीक है। Cl2 एडिशन ही हुआ ना, FeCl3 तो काम हुआ, निकल गया अपना, ओके। Cl2 क्या हो गया, ऐड हो गया, तो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब यही रिएक्शन हम दोबारा से करवा सकते हैं, सेम वही Cl2 FeCl3। अब दिमाग में आता है सर दोबारा से क्यों कराएं, क्योंकि पहले तो हमारा एल्काइन था, अब हमारा ये क्या बन गया, एल्कीन। और मैंने बोला कि एल्कीन है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर वीकली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन। तो क्या होगा, सेम वही कहानी, किसमें करेंगे, ये डार्क में, ठीक है। तो क्या होगा, ये FeCl3 Cl2 से क्या निकालेगा, FeCl4 नेगेटिव, पीछे क्या जनरेट करेगा, Cl पॉजिटिव, तो इसे जनरेट कर दिया Cl पॉजिटिव। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया Cl पॉजिटिव पे, तो ये Cl पॉजिटिव वन ऑफ दी कार्बन पे लगेगा, ठीक है। चलो, तो क्या बना, C, मान लो हमने इसको इस कार्बन पे लगा दिया Cl, यहाँ पे एक Cl ऑलरेडी लगा था, यहाँ पे R था, यहाँ पे क्या है, R प्राइम है, यहाँ एक Cl और लगा है, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। अब इस कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या हुआ, सेम वही कहानी, ये क्लोरीन हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, देखो R C, यहाँ पे आ गया Cl, ये है C, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये इसका पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव कहां पे आ गया, क्लोरीन पे, कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। उसके बाद ये क्या है, R प्राइम, क्या लगा है साथ में, एक क्लोरीन तो लगा ही लगा, नीचे यहां पर क्या लगा, एक क्लोरीन, बस यही तो हुआ। चलो, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होगा नहीं, क्योंकि नॉन क्लासिकल कैटायन है, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बन चुका है। अब कौन आएगा, यहां से क्या निकला था, FeCl4 नेगेटिव, अब आएगा आपका FeCl4 नेगेटिव। अब FeCl4 नेगेटिव, भैया क्लोरीन इस कार्बन पे था, ठीक है ना, तो ये क्या काम करेगा, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, ऊपर से नहीं, नीचे से। तो नीचे से इसने इस कार्बन पे अटैक किया, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो क्या बन गया, यहाँ पे क्लोरीन और लग गया, तो क्या हुआ, C है। अब इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, एक R लगा हुआ, देखो एक क्लोरीन तो लगा था, एक और लग गया। उसके बाद क्या होगा, इस कार्बन पे ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, और ये क्या हो गया आपका R प्राइम। तो देखा आपने, टेट्रा क्लोरो क्या बन चुका है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन हो गया ये, ठीक है ना। तो कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन हो गया किसका, हेलोजन का, पक्का। चलिए, अब बात ही है, इसको पहले तो एक बार नोट डाउन कर लो, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो मैकेनिज्म को। एग्जाम में आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे, एग्जाम में आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, एल्काइन की Cl2 के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जैसे हमने क्या ले लिया, FeCl3 ले लिया, AlCl3 भी ले सकते हो, FeCl2 भी ले सकते हो, ठीक है। डार्क में करवानी पड़ेगी, ठीक है, तभी हिट्रोलाइसिस हो पाएगा। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्या देखना है, एग्जाम में आपको देखना है क्या, कि कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है, तो क्या सिंगल बॉन्ड कर दो, एक क्लोरीन 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 R प्राइम लगा दो, तो एक टेट्रा हेलो डेरिवेटिव हो गया किसका, एल्काइन का। क्लियर है। चलो, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लो एल्काइन लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्काइन, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C H, छोटा एल्काइन, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन। मैकेनिज्म आपको समझ आई गया। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ में, Cl2 के साथ में, FeCl3 डार्क की प्रेजेंस में, ठीक है। मैकेनिज्म पढ़ा था हम लोगों ने, तीनों में से 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है, एक बॉन्ड बचेगा, यहां भी क्लोरीन 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या था, एसिटिलीन। अब ये क्या बन गया, एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड, क्या बन गया ये, एसिटिलीन एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड। ये जो एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड है,
इसका एक कमर्शियल नेम है जिसको बोलते हैं वेस्ट्रोन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? WESTRON, वेस्ट्रोन। वेस्ट्रोन इज द कमर्शियल नेम ऑफ एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में इस कमर्शियल इंपॉर्टेंस की वजह से क्वेश्चन दे देता। अब ये जो वेस्ट्रोन बना, वेस्ट्रोन किससे बनता है? एसिटिलीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएं तो जो टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा एसिटिलीन का, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, उसका कॉमन नेम है वेस्ट्रोन। अब इस वेस्ट्रोन की रिएक्शन है अगर हम लोग करवाएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, यानी अगर इस वेस्ट्रोन को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट कर दें, ठीक है, तो हमारा एक कंपाउंड बनता है और वो कंपाउंड क्या है? वो आपका CCl2 डबल बॉन्ड CHCl। एक ये कंपाउंड बनेगा CCl2 डबल बॉन्ड CHCl। भाई आपको पता लग गया होगा CaCl2 निकलने वाले है ना। चलो, तो ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट्रोसोल। क्या बोलते हैं इसे? वेस्ट्रोसोल। अब ये जो वेस्ट्रोन है और ये वेस्ट्रोसोल है, ये दोनों ही क्लॉथ इंडस्ट्री में काम आते हैं। ये दोनों ही कहां पे यूज होते हैं? क्लॉथ इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना कि क्लॉथ इंडस्ट्री में एसिटिलीन का कौन सा डेरिवेटिव यूज होता है? नाम है वेस्ट्रोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राक्लोरो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। और उसको अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दें तो जो कंपाउंड बनता है CCl2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट्रोसोल। दोनों ही क्लॉथ इंडस्ट्री में काम आते हैं, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्पेशली नोट करके रखना एक बार। तो वेस्ट्रोन पढ़ा हम लोगों ने, वेस्ट्रोसोल पढ़ा हम लोगों ने, ये दोनों ही क्या काम आते हैं? क्लॉथ इंडस्ट्री में काम आते हैं एज ए सोलवेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, यहां पे हम लोग ले लेते हैं यहां पर क्या? एसिटिलीन, ठीक है, सबसे छोटा एल्काइन, कॉमन नेम ले लिया क्या? एसिटिलीन। अब इस एसिटिलीन की रिएक्शन है अगर मान लो हम लोग करवा दें किसके साथ में? ब्रोमीन के साथ में करवा दें। ब्रोमीन को हमने क्या ले लिया? लिक्विड फॉर्म में। अरे ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टेट्राब्रोमिनेशन हो जाएगा किसका? एसिटिलीन का। और आपका कंपाउंड क्या बनेगा? एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड, यानी सी, यहां पर भी ब्रोमीन, ब्रोमीन, यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ब्रोमीन। क्या नाम इसका? इसका नाम है टेट्रा ब्रोमो या एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड बोल दो। क्या बोल दो? एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड, ठीक है। चलो, लेकिन अगर यही एसिटिलीन की रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन के साथ में करवा दें और साथ में क्या ले लें? वाटर ले लें, यानी ब्रोमीन वाटर, या मैं बोल दूं इसको डाइल्यूट ब्रोमीन के साथ में करवा दें, तो यहां पे टेट्राब्रोमिनेशन नहीं होता, यहां पे क्या होता है? डाइब्रोमिनेशन होता है। और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH, एक Br इस कार्बन पे और एक Br इस कार्बन पे। तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि अगर ब्रोमीन वाटर के साथ हो, डाइल्यूट ब्रोमीन के साथ हो, तो क्या होता है? डाइब्रोमो प्रोडक्ट बनता है। और अगर ब्रोमीन लिक्विड के साथ करवाए तो टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। चलिए, अब देखो वही कहानी अगर हम लोग आयोडीन के साथ में करा दें। अगर मैं एसिटिलीन की रिएक्शन करा दूं आयोडीन के साथ में और मैं साथ में सोलवेंट ले लेता हूं, क्या? इथेनॉल। हमने सोलवेंट ले लिया, क्या? इथेनॉल, ठीक है। तो क्या होगा? तो भैया होगा यहां पर क्या? C ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा C, ठीक है। चलो, क्या लगा साथ में? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और एक एक क्या लग जाएगी? आयोडीन, यानी आपका डाई आयोडो प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप सोलवेंट क्या ले लेते हो? इथेनॉल। लेकिन यही अगर आपने क्या काम किया? सोलवेंट चेंज कर दिया, आपने ले लिया मान लो अमोनिया ले लिया। क्या ले लिया? अमोनिया। अब देखो ये रिएक्शन कौन सी हुई है? ये आयोडीन इस एसिटिलीन के साथ में ऐड हो गया, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ऊपर वाली रिएक्शन भी क्या है? एडिशन रिएक्शन है। इससे ऊपर वाली भी क्या है? एडिशन रिएक्शन है। आपके दिमाग में हो रहा है सर एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एडिशन ही होगी? नहीं। अगर मान लो आपने आयोडीनेशन किया है एसिटिलीन का और आपने क्या काम किया? अमोनिया ले लिया एज ए सोलवेंट, तो वहां पर क्या होगा? एडिशन ना होकर के सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो यहां पे कि ये देखो ध्यान से, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो गया, ओके। एक आयोडीन यहां पे लग गया और एक आयोडीन यहां पे लग गया, ठीक है। आयोडीनेशन तो हो गया, प्लस में एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा। वो एसिडिक हाइड्रोजन या अमोनिया क्या है? बेस है, तो ठीक है। तो बेस है तो क्या बनेगा? NH3 और H पॉजिटिव, क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव।
ठीक है, फिर यहां से क्या आएगा I नेगेटिव, तो ये बनाएंगे क्या NH4I अमोनियम आयोडाइड, इन्होंने एक सोल्ट बना दिया, क्या बना दिया अमोनियम आयोडाइड। कितने मोल बन जाएंगे इसके 2 मोल बन जाएंगे, क्योंकि 2 एसिडिक हाइड्रोजन आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन क्या हो गया सब्स्टिट्यूट हो गया किससे आयोडीन से, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, क्या हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एग्जाम में इसी टाइप की रिएक्शन आपको दे देते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं डिफरेंट बन रहे हैं, समझ जाओगे कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो एक बार। हमने पढ़ लिया क्या एडिशन ऑफ हेलोजन, अब आगे चलते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड पढ़ लेते हैं HX, भाई एल्कीन में भी तो पढ़ा था हम लोगों ने, यहां भी पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 क्या है एडिशन ऑफ HX यानी हेलोजन एसिड। अब एल्काइन के साथ में HX की रिएक्शन करवाएं तो कौन से रूल से होगी मार्कोनिकोफ रूल से होगी, ठीक है कौन से रूल से M रूल से, ध्यान रखना ठीक है। तो ये कौन सा रूल फॉलो करता है मार्कोनिकोफ रूल, और मार्कोनिकोफ रूल आप जानते हो क्या है ये कि the negative part of the addendum goes to that carbon of the multiple bond which have lesser number of hydrogen, ठीक है क्लियर है। चलो ओके, तो अब बात यह है कि जैसे मान लो एग्जांपल ले लें, हमने ले लिया क्या R C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। चलो अब ये R मान लो आप मिथाइल भी ले सकते हो इथाइल भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया एक टर्मिनल एल्काइन लिया है और मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन लिया, देखा आपने बीच में मिरर रखेंगे तो ये दोनों साइड क्या है डिफरेंट है, ठीक है। चलो R की जगह मान लो मैंने एक बार मिथाइल ग्रुप लगा दिया, क्या नाम होगा इसका नाम हो गया प्रोपाइन, क्या हो गया प्रोपाइन। अब मैं यही क्यों ले रहा हूं अनसिमेट्रिकल एल्काइन क्यों ले रहा हूं, मैं ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मार्कोनिकोफ रूल का मजा तभी है जब आप अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन लेते हो जिसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन या अनसिमेट्रिकल एल्काइन, तभी मैंने ये लिया। चलो अब इसकी रिएक्शन करवा दे हम किसके साथ में HX के साथ में करा दे, जैसे मान लो सबसे पहले मैं HCl के साथ कराने वाला हूं, हमको पता है ये क्या है डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या है डेल्टा नेगेटिव, क्लियर है। तो क्या होगा ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स देंगे किसको प्रोटॉन को, ठीक है। तो ये बॉन्ड कहां चला गया इधर, अब ये प्रोटॉन इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन पे जाके लगे ताकि जो एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव आए वो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये प्रोटॉन को मैं इस कार्बन पे लगाता हूं, कौन से कार्बन पे जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है, तो क्या होगा यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस कार्बन पे क्या जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इक्विवेलेंसी कम हो जाएगी। तो क्या बनेगा CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन लगा था एक और लगा दिया, ये क्या हो गया आपका CH2, क्या हो गया ये CH2, ठीक है। चलो अब यहां पे कोई रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता, एक बार मैं दोबारा से दिखा दूं, इस हाइड्रोजन को मैं यहां दिखा दूं। अब इस हाइड्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं है, लोन पेयर होते तो इस C पॉजिटिव को दे देता, जैसे हेलोजन लगता है तो उसके पास लोन पेयर होते हैं तो इस C पॉजिटिव को अपना लोन पेयर दे देता, तो उसको क्या करता है स्टेबल कर देता है एक साइक्लिक हेलोनियम कैटायन बना करके, जिसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि वो आपका एक नॉन क्लासिकल कैटायन होता। अब इस हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है, ताकि इस C पॉजिटिव को स्टेबल कर सके। तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपका एक क्लासिकल कैटायन है, और क्लासिकल कैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या रीअरेंजमेंट हो पाएगा क्या बताओ, तो यहां पे तो मुझे कोई रीअरेंजमेंट यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो पा रहा तो क्या करें, ठीक है। अब देखो फिर इस C पॉजिटिव इसके पास क्या है ये मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप क्या दिखा रहा है यहाँ पे प्लस आई दिखा रहा है, और प्लस आई से क्या करेगा उस C पॉजिटिव को थोड़ा तो स्टेबल करेगा भाई। भैया आपका क्या है एक वाइनाइल कार्बोकेटाइन है जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वाइनाइल, ये मिथाइल ग्रुप अपने प्लस आई से इसको क्या करेगा थोड़ा स्टेबल करेगा। अदरवाइज वाइनाइल कार्बोकेटाइन क्या होते हैं लीस्ट स्टेबल होते हैं, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे sp2 होता है ना, ठीक है। और वाइनाइल में देखो यहाँ पे एक और एक दो, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका sp हो गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है और उसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लेस स्टेबल होते हैं। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे क्या है कि यहां से क्या निकला Cl नेगेटिव, अब वो Cl नेगेटिव आएगा, ठीक है, और अटैक करेगा किसके ऊपर, उसने अटैक किया किस पे C पॉजिटिव पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट CH3C, यहां लगा दो Cl, ये बॉन्ड हो गया डबल, ये क्या हो गया आपका CH2। अब इस कार्बन का 1 2 3 4 4 बॉन्ड पूरे हो गए, उसका पॉजिटिव खत्म हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट स्टिल ये क्या आपका वाइनाइल है। लेकिन यहां पर अब एक फायदा हो गया, फायदा क्या हो गया कि यहां पर
इसके साथ में कौन है, ये क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन लगा, और क्लोरीन के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पर ये क्लोरीन अपना क्या दिखा, अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव आया तो क्लोरीन अपना प्लस एम दिखा सकता है, दिखाएंगे। देखो आगे चलते हैं, अभी भी डबल बॉन्ड है तो रिएक्शन दोबारा से हो सकती है, कैसे, ये लो HCl डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। तो ये हाइड्रोजन कहां पे लगाएं, हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन पे लगाएं ताकि एडजेसेंट कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और वो स्टेबल हो जाए। दो पॉसिबिलिटी है, दोनों दिखाता हूं आपको मैं। अगर ये हाइड्रोजन को हम लोग लगाएं इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, ठीक है, और दूसरे में इस हाइड्रोजन को दिखाएं इसमें, तो एक काम करता हूं, पहले मैं इस हाइड्रोजन को मैं इस कार्बन से लगा दूं, तो क्या होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका CH3, साथ में क्या है C, यहां लगा Cl, सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2 था, एक H और लग गया, तो क्या बन गया CH3, और ये कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो एक तो कार्बोकेटाइन ये बन सकता है। दूसरा, अगर ये हाइड्रोजन लग जाए इस कार्बन पे, देखो यहां पे प्लस में CH3, फिर C के साथ में क्या लगा, हाइड्रोजन, ये लो एक Cl, ये बॉन्ड हो गया सिंगल, CH2 पॉजिटिव। तो ये दो टाइप के कार्बोकेटाइन आपके सामने बन गए। अब बात यह है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वही आपका मेजर बनेगा, ठीक है ना, ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा। अब मैं यहां पे इस कार्बन पे देखूं तो इस कार्बन के पास में दो दो मिथाइल ग्रुप है जो कि अपना प्लस आई से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दूसरी बात, इसके साथ में क्लोरीन लगा है जिसके पास 3 लोन पेयर है, और अब ये हो गया C पॉजिटिव, तो क्या करेगा, ये क्लोरीन अपने लोन पेयर इसको दे सकता है, किससे, रेजोनेंस से। तो यहां पे क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट है, प्लस M इफेक्ट है क्लोरीन का। तो दो दो मिथाइल ग्रुप का प्लस आई और क्लोरीन का प्लस M इस कार्बोकेटाइन को क्या बना रहा है, स्टेबल बना रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, मोर स्टेबल, एंड मोर स्टेबल ड्यू टू प्लस आई ऑफ मिथाइल्स एंड प्लस M ऑफ दिस क्लोरो। समझ आ गई बात, यहां पर आ जाए। अब यहां पे क्लोरीन के जो लोन पेयर है वो इसके साथ में कोई कॉन्जुगेशन वगैरह कुछ है ही नहीं, तो यहां पे क्लोरीन अपना प्लस M दिखाई नहीं पाता है, तो क्या दिखाएगा, माइनस आई दिखाएगा। दूसरी बात, मिथाइल है, CH ग्रुप है, तो अगर प्लस आई आएगा तो बहुत कम आएगा, और प्लस आई आएगा भी कैसे, ये क्लोरीन खींच लेगा यहां से, तो ये कार्बोकेटाइन ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। ठीक है, कहानी समझ आ गई। तो ये क्या बनेगा, मेजर, वो क्या बनेगा, माइनर। अब बात यह है, प्रोडक्ट तो दोनों में ही बनेंगे, एक में ज्यादा एक में कम, बट हम लोग ज्यादा किसके ऊपर फोकस करते हैं, मेजर के ऊपर, तो हम लोग मेजर पे फोकस करने वाले हैं। ये बात समझ आ गई, तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। चलिए, अब उसके बाद क्या होने वाला है, तो यहां से क्या निकला था, Cl नेगेटिव, अब वो वापिस Cl नेगेटिव आएगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, C पॉजिटिव के ऊपर। इसने इस कार्बन पे अटैक किया तो लग गया इसके साथ में, क्या बना, CH3 C Cl Cl, ये क्या हो गया, CH3। आपने देखा कि दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे लगे हैं, तो इसका मतलब आपका एक जेम डाई क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, जेम डाई क्लोराइड। भैया एक्स लगता तो मैं बोल देता इसको जेम डाई हैलाइड बोल देता, तो कहानी समझ आ गई। अब ये जो एडिशन हुआ है HCl का एल्काइन के साथ में, वो कौन से रूल से हुआ है, कौन से हुआ है, मार्कोनिकोव रूल से। कैसे हुआ, देखो ध्यान से, मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट, अब HCl का नेगेटिव कौन सा, Cl नेगेटिव, goes to that carbon of the multiple bond which have lesser number of hydrogen। अब बताओ, इन दोनों कार्बन में जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है, इनमें इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास एक है, यानी इस कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन इसी कार्बन पर आके लगा। देखो सही है, तो कौन सा रूल फॉलो हुआ यहाँ पे, मार्कोनिकोव रूल फॉलो हुआ यहाँ पे। कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तो एक बार इसको पॉज कर लो, पॉज के बाद नोट डाउन कर लो। चलिए, अब जैसे आपने ये HX का एडिशन करवाया, वैसे हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एडिशन करवा लेते हैं किसका, HOX का, हाइपोहेलस एसिड का। ठीक है, किसका, HOX का। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या है आपका, पॉइंट नंबर 4, एडिशन ऑफ HOX। ठीक है, तो क्या है ये भी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब HOX को या तो आप लिख दो कैसे, X2, साथ में क्या लिख दो यहाँ पे, वाटर लिख दो, या HOX तो है ही, और मैं यहां पर एग्जांपल ले लूं क्या, HOCl का ले सकता हूं। और अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर देखूं इन हाइपोहेलस एसिड का टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी
ऑर्डर ऑफ HOX टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा? वो आएगा आपका HOCl ग्रेटर देन HOBr ग्रेटर देन HOI। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, HOCl को ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, नॉन टर्मिनल, नहीं टर्मिनल एल्काइन है लेकिन क्या है, अनसिमेट्रिकल है। चलो अब उसके बाद क्या है, हमने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में, HOCl के सामने। भाई HOCl है, क्या है उसके अंदर, HO और बॉन्ड किसका, क्लोरीन का। अब यहां पे ऑक्सीजन और क्लोरीन का बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। ट्रिक आप जानते हो, ट्रिक क्या है, फोकल नंबर्स। क्या है, फोकल नंबर्स। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। भाई फ्यूचर में कभी भी ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या जनरेट करेगा, Cl पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो भैया इसने दे दिया क्या आपको, Cl पॉजिटिव। किसने दिया Cl पॉजिटिव, HOCl ने दिया। समझ आ गई बात। चलो अब क्या होगा, ये क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस एल्काइन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन दिए इसको, तो क्लोरीन इन दोनों कार्बन में इस कार्बन पे लगे ताकि डबल बॉन्ड हो जाए, यहां पे इस कार्बन पे पॉजिटिव आए, और वो कार्बन के पास में ये क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, जो कि इसको क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा कार्बोकेटाइन को। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड CH, यहां लग गया क्लोरीन, एक बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर है, और इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखो क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। तो क्या है, एक नॉन क्लासिकल कैटाइन है। ठीक है, आपका एक साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी क्या बनेगी, RC। ठीक है, यहां पे क्या लग गया, Cl, ये हो गया डबल बॉन्ड CH, कितने लोन पेयर बचे इसके पास, 2, चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, पक्का। अब उससे ये कार्बन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अगर मैं इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये आएगा, ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाने वाला आपका, डेल्टा पॉजिटिव। अब इस कार्बन को ये अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन डोनेशन से क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। समझ आओगे कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये क्या था, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड था, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, चलो अब उसके बाद फिर कौन आने वाला है हमारे पास, हमारे पास आने वाला है क्या, HO नेगेटिव। भाई HOCl ने क्या दिया, Cl पॉजिटिव दिया, HO नेगेटिव दिया, तो यहां से आ जाएगा क्या, OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा, कौन से कार्बन पे अटैक करेगा और कैसे अटैक करेगा। ये OH नेगेटिव उस कार्बन पे अटैक करता है जिसके साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं, और ये जहां से ये साइक्लिक क्लोरोनियम कैटायन है उसके अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है ताकि हिंड्रेंस ना हो। तो इसने अटैक किया कहां से, यहां से, ये बॉन्ड टूट गया यहां पे, तो क्या बन गया आपके पास बना RC, यहां पे लग गया OH, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया CH, यहां पे बन गया Cl। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया प्रोडक्ट। चलो अब कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड, क्या बन गया, एल्कीन। अब एल्कीन है वो भी क्या होती है, रिएक्टिव होती है, तो होगा क्या, अगेन से वही रिएक्शन, HOCl वापिस आया, क्या जनरेट किया, क्लोरोनियम आयन। तो इस एल्कीन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिए इसको, Cl पॉजिटिव को, तो ये क्या बनेगा, RC, क्या लगाऊं यहां पे, OH लगा दूं, फिर यहां पे ये बॉन्ड हो गया सिंगल, CH, यहां पे लगा क्लोरीन, और एक क्लोरीन और आके लगा देखो Cl। ठीक है, किसके साथ, इस कार्बन के साथ, 3 लोन पे, और इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव। अब देखो मजे वाली बात, इस कार्बन पे पॉजिटिव आया है क्योंकि इसके साथ में ये अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट है, ये OH ग्रुप है, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या दिखाएगा, अपना प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। तो क्या करेगा, इस कार्बन को ये स्टेबल करेंगे। कहानी समझ आ गई। चलो फिर क्या होगा, सेम वही कहानी, ये क्लोरीन है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा ताकि एक साइक्लिक क्लोरोनियम कैटायन बना सके, नॉन क्लासिकल कैटायन। ठीक है, तो होने से क्या बनेगा, आपके पास बनेगा, ये डायरेक्ट दिखा दूं, RCOH। ठीक है, उसके बाद ये हुआ Cl, ये लो CH, इनमें बॉन्ड है, यहां पे दिखा दूं क्या, Cl, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, और इसके ऊपर पॉजिटिव। क्लियर है। चलो अब किसका अटैक होने वाला है, Cl पॉजिटिव का अटैक हुआ, पीछे क्या बचा, OH नेगेटिव। अब अटैक होने वाला है OH नेगेटिव का।
अब ये OH नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे थे, ठीक है। तो इसने, और वो भी कहां से, नीचे से, क्यों, ऊपर Cl पॉजिटिव है, साइक्लिक कैटायन है, ठीक है, तो हिंड्रेंस होगी इसलिए नीचे से अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड चला जाएगा यहां पे। तो क्या बना आपके पास बना क्या, COH, यहां भी लग गया OH, यहां क्या लगा था R, ये बॉन्ड रहेगा सिंगल CH, इस बॉन्ड के साथ में क्या आ गया, Cl आ गया, यहां पर भी क्या आ गया, Cl आ गया, ठीक है ना। चलो अब बात यह है, बना क्या आपके पास, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लग गए तो जेमिनल डाई हैलाइड है, एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप लग गए तो ये क्या है, ये आपका क्या हो गया, जेमिनल डाइयोल हो गया, क्या हो गया, जेमिनल डाइयोल। अब जब एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप लगते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, वो क्या होता है, अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल है तो क्या होगा, ये अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगा। अब स्टेबल कैसे बनेगा, देखो कि एक OH का H और दूसरे OH का OH पूरा का पूरा, ये क्या आ जाएंगे, ये बना देंगे क्या, वाटर। एक वाटर को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा कि यहां पे इस कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या बना आपके पास, RC डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या लग गया, CH और साथ में दो क्लोरीन है, ठीक है। यानी आपके पास एक जेमिनल, क्या, जेमिनल डाइक्लोरो कीटोन बन चुका है। कीटोन हो गया ना, C डबल बॉन्ड हो, यहां भी कार्बन, लेकिन एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन है तो जेमिनल, तो ये क्या बना, एक जेम डाई क्लोरो कीटोन, ठीक है, जेम डाई क्लोरो कीटोन बन चुका है। ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिएक्शन है किसके साथ में, HOX के साथ में। आपको पूरा रिएक्शन समझा दिया, आपको इसका मैकेनिज्म समझा दिया, आई होप समझ आ गया होगा। एक बार पॉज कर लो, फिर इसको नोट डाउन कर लो। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा यहां पर भी, कि यहां पर भी ये जो HOCl का एडिशन हुआ है एल्काइन पे, वो भी मार्कोनी-कोफ रूल हुआ है। कैसे, नेगेटिव पार्ट भाई HOCl है, ये आपका अडेंडम है, अटैकिंग है, रिएजेंट है। नेगेटिव पार्ट का इसका OH नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम goes to that carbon of the multiple bond which have lesser number of hydrogen। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास एक तो है, इसके पास है ही नहीं, तो OH नेगेटिव कहां जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा। तो देखा आपने, OH नेगेटिव इसी कार्बन पे गया, ठीक है, कहां दिखा है, कहां दिखा है, ये रहा, OH नेगेटिव इसी कार्बन पे गया। अगेन दोबारा से जब रिएक्शन होगी तो OH नेगेटिव अगेन इसी कार्बन पे जाएगा, क्यों, क्योंकि अब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इसके पास तो एक हाइड्रोजन भी नहीं है। सेम वही कि नेगेटिव पार्ट, भाई इसका नेगेटिव कौन है, OH नेगेटिव, गोज टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या लग गया, OH। देखा आपने, इस C के साथ में एक OH, दो OH, दोनों OH कहां पे लगे हैं, C के साथ में लगे हैं, और दोनों के दोनों Cl कहां पे लगे हैं, इस टर्मिनल कार्बन के साथ लगे हैं। तो कौन सा रूल यहां पे फॉलो हुआ, मार्कोनी-कोफ रूल। तो आप HX का एडिशन कराओ या HOX का एडिशन कराओ, किस पे, एल्काइन पे, कौन सा रूल फॉलो होने वाला है, मार्कोनी-कोफ रूल फॉलो होने वाला है, ठीक है। तो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो एल्काइंस की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में अब नेक्स्ट नंबर आता है किसका, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का, ठीक है। एल्कीन्स में जो हमने HBO रिएक्शन पढ़ी थी ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वही रिएक्शन आ रही है इसके अंदर। मैकेनिज्म लगभग सेम ही है, ठीक है, लेकिन एक बार उसको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा हुआ, नंबर 5, क्या नाम है, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, पहले हाइड्रोबोरेशन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो हाइड्रोबोरेशन किसका, एल्काइन का, ठीक है। अब बात यह कि जो हाइड्रोबोरेशन होता है वो किसके साथ में करते हैं, BH3 के साथ में करते हैं। किसके साथ में, BH3, जिसका नाम क्या है, बोरेन। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है क्या, कि जो बोरेन है वो मोनोमर फॉर्म में क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है नहीं, तो अनस्टेबल है, तो इसको हम लोग एक सोलवेंट में रखते हैं, और वो सोलवेंट क्या है, सोलवेंट आपका है THF, जानते हो आप तो इसको, सोलवेंट क्या है, THF, क्या नाम है इसका, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये सोलवेंट है। तो BH3 एज ए मोनोमर इज अनस्टेबल, सो इट इज प्रिजर्व्ड इन, या इट इज केप्ट इन अ सोलवेंट व्हिच इज THF। चलो रिएक्शन करवा के देखते हैं। मान लो आपको एक एल्काइन दे दिया, जैसे जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं अभी, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CR, आपको एक एल्काइन दे दिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ में, BH3 के साथ में हो रही है। तो यहां पर है पाई इलेक्ट्रॉन्स और इसको है इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी, यानी ये आपका क्या हो गया, BH3 इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो BH3 आपका यहां पर क्या है, ये आपका यहां पे इलेक्ट्रोफाइल।
तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। तो मैंने लास्ट टाइम में हमको क्या समझाया था आपको कि आप कैसे लिखोगे इसको, क्या हम इसको लिख सकते हैं BH2 और यहां पे क्या लिख सकते हैं हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन पे क्या जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और बोरोन पे क्या जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर एक पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म होता है, सिस एडिशन होता है, ठीक है। तो एल्कीन में समझाया था तो वो सिन एडिशन, यहां पे एल्काइन से एल्कीन बनेगा तो सिस एल्कीन बनेगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ओके, अब देखो यहां पे क्या होगा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स देगी किसको, इस बोरोन के वेकेंट p ऑर्बिटल्स में, यहां जाएंगे। चलो उससे क्या होगा कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो पहले भी क्या है sp है, इसका एक p ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएगा क्योंकि इसकी एक वैलेंसी क्या हो गई फ्री हो गई, ठीक है। तो अब यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और कार्बन के वेकेंट p ऑर्बिटल में, तो देखा आपने 1 2 3 4 एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है यहां पे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ THF एज ए सॉल्वेंट, तो ये होगा आपका R के साथ में क्या लगा C, अब C के साथ में क्या लग जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, डायरेक्ट दिखा दूं आपको CH, ठीक है। चलो उसके बाद कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा डबल, इस C के साथ में क्या लगा है, एक तो एल्काइल ग्रुप लगा उसको दिखा देते हैं यहाँ पे नीचे, और एक यहाँ पे क्या लग गया BH2, क्या लग गया BH2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हुआ क्या यहाँ पे, नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये है, गोज टू दैट कार्बन। अब जैसे हम लोगों ने यहां पर क्या लिया है, हम लोगों ने यहां पर एक सिमेट्रिकल एल्काइन लिया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल का यहाँ पे भी पता नहीं लगा, तो हाइड्रोपोरेशन जो स्टेप है वहां मार्कोनिकोव ही रूल होता है। बाद में जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड H2O2, तो वहां पे ये कौन सा रूल लग जाता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल लग जाता है, क्लियर है। लेकिन एडिशन कौन सा होगा यहाँ पे, सिस एडिशन होगा। चलिए तो उसके बाद नेक्स्ट, अब इस बोरोन के पास कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बचे, सेम वही कहानी, हाइड्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव, बोरोन पे डेल्टा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है जितने हाइड्रोजन बचे हैं उतने ही ये एल्काइंस और ले आए, कितने एल्काइन ले आए, 2 मोल ले आए यहाँ पे, 2 मोल ऑफ R C ट्रिपल बॉन्ड C R। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन हट जाएंगे और साथ में ग्रुप क्या लग जाएगा इसके साथ, R C डबल बॉन्ड CH R, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो डायरेक्ट बना दे हम लोग, यहाँ पे ग्रुप लगे क्या, R C H डबल बॉन्ड C, यहां पे लग गया R और ये बॉन्ड, और ये ग्रुप कितने लग गए 3, तो यहां पे क्या लग गया बोरोन, ठीक है। तो आपका एक ट्राई एल्काइल क्या बन गया, बोरेन बन गया, क्लियर है, ठीक है। एल्काइल है इसको बोलते हैं एल्कीनाइल, क्योंकि ये एल्कीन है और एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो ट्राई एल्कीनाइल बोरेन बन जाता है, बोरेन। तो ये तो हो गया क्या, हाइड्रोपोरेशन, हमने इस एल्काइन पे बोरोन भी ऐड कर दिया और हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी ऐड कर दिया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोरेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये हाइड्रोपोरेशन हो गया, अब मान लो हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो 2 तरीके कर सकते हैं हम लोग, पहला हमने जो जनरल पढ़ा है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, जैसे OH नेगेटिव, अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और साथ में ले लूंगा बेस, तो इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो कुछ नहीं होना, क्या ये बॉन्ड टूटेगा और बोरोन के साथ में क्या आएंगे, 3 OH आ जाएंगे, ठीक है। तो 3H2O2 ले लो, तो बोरोन के साथ में 3 OH आएगा तो क्या बनेगा, BOH का थ्राइस, जिसको मैं H3BO3 भी लिख सकता हूं, क्या नाम है इसका, बोरिक एसिड, क्या है बोरिक एसिड। भाई H2O2 में से 3 OH तो यहां लग गए, पीछे कितने OH बचे, 3, वो लगा दो इस कार्बन के पास, तो क्या बनेगा, प्लस में R CH डबल बॉन्ड C, यहां पे क्या लग गया R और यहां पे क्या लग जाएगा OH, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, एक एल्कोहल बन गया। अब ये जो एल्कोहल है वो कौन सा एल्कोहल है, ये आपका वाइनाइल, ये आपका इनोल फॉर्म है, ठीक है, वाइनाइल एल्कोहल है। देखो OH जिस कार्बन पे लगा है वो डबली बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, उसको हम लोग वाइनाइल एल्कोहल बोलते हैं। और वैसे ये कौन सी फॉर्म है, इनोल, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है यानी इन है, उसी पे क्या लगा है, ओ लगा है। अब हमको पता है कि जो इनोल फॉर्म होती है, ठीक है, वो क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। इनोल फॉर्म क्या होती है, लेस स्टेबल। अगर OH एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ में लग जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये टोटोमराइजेशन करेगा, ये टोटोमराइज करेगा अभी। तो टोटोमराइज करेगा, फॉरवर्ड ज्यादा दिखा दूं, बैकवर्ड कम दिखा दूं, ठीक है। तो टोटोमराइज करेगा तो होगा क्या भाई, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये यहां से उठ के
दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन के पास आ जाएगा तो बन जाएगा CH2 और ये बॉन्ड उठ के यहां पर आ जाएगा। कहानी समझ गए ना आप लोग? ठीक है ना? चलो दिखाते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा RCH, वो हाइड्रोजन यहां पे आया तो ये बना CH2, ये हो गया आपका C। अब यहां पे कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। यहां पे क्या लग गया? R, और ये क्या बन चुका? आपका कीटोन बन चुका है। तो यहां पे हमारे पास हो गया क्या? कीटो इनोल टॉटोमरिज्म, कीटो इनोल टॉटोमरिज्म। ठीक है, दिखा दूं यहां पे वापस H, समझ जाओगे? तो इनोल बनेगा और इनोल है वो लेस स्टेबल होता है, टोटोमराइज हो जाएगा, कीटो इनोल टोटोमरिज्म होगा यहां पे। तो क्या होगा? कीटोन बनेगा विच इज मोर स्टेबल। ये बात समझ आ गई? चलो अब दूसरे तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर मैं H2O2 नहीं लेकर के यहां पे मैं क्या ले लूं? वाटर ले लूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो क्या होगा? अब देखो वाटर क्या देगा? वाटर आपको देगा HOH। तो 3 मोल ऑफ हमने क्या ले लिए? वाटर ले लिए, 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए वाटर के। तो वाटर के जो 3 OH है वो तो लग जाएंगे B के साथ में, क्या बनाएगा? BOH का थ्राइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? बोरिक एसिड। प्लस में जो हाइड्रोजन बचा वो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में लग जाएगा तो क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड CHR। ठीक है, अब ये जो एल्कीन बना वो एल्कीन हमारा कौन सा एल्कीन बनेगा? सिस एल्कीन बनेगा। C डबल बॉन्ड C, यहां भी H, यहां भी H, ये R और ये R, कौन सा एल्कीन बनेगा? सिस एल्कीन। ठीक है भाई, HBO रिएक्शन में अगर एल्कीन का HBO रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्केन मिलता है ना? ठीक है, और H2O2 के साथ कराएंगे तो एल्कोहल मिलेगा, और अगर H2O के साथ में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। कौन सा एल्केन मिलेगा? सिन। तो एडिशन होता है वहां पे, कौन सा एडिशन होता है? सिन एडिशन होता है। अब हम लोग एल्काइन से एल्कीन बना रहे हैं तो कौन सा एडिशन है वहां पे? वो सिन को हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं? सिस एडिशन बोल देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक काम करें, इसको पॉज कर लो और पॉज करके नोट कर लो। हाँ जी, अगर मान लो कि इस R की जगह हम लोग क्या लगा दें? इस R की जगह हम लोग लगा देते हैं क्या? मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, जैसे मान लो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल है आपको दे दिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, आपको ये दे दिया। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है ब्यूट-2-आइन। तो हमने करवा दिया इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सबसे पहले इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ में? BH3 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ THF। ठीक है, वही एक पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म। लिख दूं यहां पे इसको मैं BH2, यहां पे क्या लिख दूं? H, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, ये यहां पे। ठीक है, तो ये H लगेगा यहां पे तो क्या बन जाएगा आपका? बनेगा ये CH3, साथ में क्या लगेगा? CH। अब ये बॉन्ड कौन सा हो गया? डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कौन सा हो गया? अभी ये बॉन्ड हो गया आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ में क्या लगा है? C के साथ में क्या लग गया? नीचे दिखा दूं CH3, और यहां पे इसके साथ में अब क्या लग चुका है? BH2। तो हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब बोरोन के पास 2 हाइड्रोजन और है तो इसका मतलब है ये स्टेप 2 बार करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख दूं 2 मोल्स ऑफ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो क्या मिलने वाला है आपको? मिलेगा CH3 देन CH डबल बॉन्ड C, यहां भी CH3, ये एक लगा था, 2 और लग गए तो ये टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। यहां पे क्या आ गया? B। क्लियर है? हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब उसके बाद सेम वही कहानी, अगर हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ में? H2O2 OH नेगेटिव के साथ में, वही पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवा दे तो क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा। कौन सा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा। B के साथ में 3 OH लग जाएंगे, 3 मोल ले लो तो क्या मिलेगा? BOH का थ्राइस यानी बोरिक एसिड प्लस में। अब इसके साथ में क्या लग जाएगा? यहाँ पे OH लग जाएगा यानी CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहां भी मिथाइल है और यहां पे क्या लग गया? OH। अब OH जिस कार्बन से लगा वो डबली बॉन्डेड कार्बन है, यानी ये आपका क्या है? वाइनाइल अल्कोहल है। ये कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म। और इनोल फॉर्म क्या होती है? लेस स्टेबल होती है। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे? कीटो इनोल टोटोमरिज्म होगा। क्या होगा? कीटो इनोल टोटोमरिज्म। तो क्या बनेगा? ये बनेगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन पे, ये बॉन्ड आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा CH3 CH2 हो जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया C। अब C ये कौन सा बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या लगा है? CH3। क्या बन गया आपका? एक कीटोन बन गया जिसका नाम क्या है? 2 ब्यूटेनोन। क्या नाम है?
2 ब्यूटेनोन, या अगर आप 2 नहीं बोलोगे तो भी समझ जाएंगे भाई 4 कार्बन का अगर कीटोन है, तो कीटोन कब होता है? कीटोन टर्मिनल कार्बन पे तो होता नहीं, क्योंकि तो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो 4 कार्बन का कीटोन है तो वो 2 नंबर पे आएगा, यहां से नंबरिंग करोगे तो भी 2, फिर यहां से कर नहीं सकते क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप को तो नंबरिंग कम देनी पड़ेगी। तो क्या इसका नाम ब्यूटेनोन बोल दो या 2 ब्यूटेनोन भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये बनेगा। तो अगर ब्यूट2 आइन का हम लोग हाइड्रोबोरेशन कर दें और ऑक्सीडेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड बेस, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा 2 ब्यूटेनोन। ये बात समझ आ गई? चलो, और यही रिएक्शन है, इधर लिख दूं मैं, अगर मैं कर दूं क्या, H2O H पॉजिटिव के साथ में कितने मोल, 3 मोल, यानी HOH ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड ये टूटेगा, ये B कितने O चलेगा, 3 मोल ऑफ OH चलेगा, तो ये क्या बनाएगा, BOH का थ्राइस, क्या नाम है इसका, बोरिक एसिड प्लस, फिर क्या होगा, H बचा, H इस कार्बन पे, तो क्या बनेगा, एक एल्कीन बनेगा, सिस एल्कीन। कैसे बनाओगे, C डबल बॉन्ड C, यहां भी मिथाइल दिखा दोगे, यहां भी मिथाइल दिखा दोगे, यहां हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, क्या नाम है इसका, सिस ब्यूट 2 इन, ये बनेगा। कहानी समझ आई? कोई दिक्कत नहीं है, मजा आया आप लोगों को? तो ये थी एल्काइंस की कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसकी क्या, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? तो यूं ही पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लेकर ये एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।